हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स ऑन द टॉप के वीडियो नंबर 15 में। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 12th क्लास की मैक्रो इकोनॉमिक्स का, दैट इज़ मनी। अभी तक हमने वीडियो नंबर 13 और वीडियो नंबर 14 में जो टॉपिक किए हैं वो हैं डेफिनेशन ऑफ मनी, उसके बाद हमने किया था डेफिनेशन ऑफ बार्टर सिस्टम, देन ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम, उसके बाद हमने किया था डिफरेंट फॉर्म्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मनी, उसके बाद हमने किया था मेजरमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ मनी। आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक करेंगे दैट इज हु आर द सप्लायर ऑफ मनी। Who are the suppliers ऑफ मनी? आखिर कौन कौन मनी सप्लाई कर सकता है इकोनॉमी के अंदर? तो याद रखना, देयर आर 3 पार्टीज हु कैन सप्लाई मनी, हु कैन कंट्रीब्यूट इन सप्लाइंग द मनी इन द इकोनॉमी। फर्स्ट वन, सेंट्रल बैंक, of the country, and in case of India it is RBI. Second, commercial bank of the country, and third one is government of the country. So these are the 3 parties who can contribute in supplying money in the इकोनॉमी। अब बात आती है कि हम इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे। ये आपको फुल फ्लेज्ड 6 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है, 4 मार्क्स में भी आ सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है कि हु आर द सप्लायर्स ऑफ मनी। तो हम क्या करते हैं, अगर ये 6 नंबर के पॉइंट ऑफ से आ जाता है तो हम 3 पॉइंट इसके सेंट्रल बैंक के, 3 पॉइंट कमर्शियल बैंक के और 1 पॉइंट इसका कर देते हैं। तो इन टोटलिटी हमारे पास 7 पॉइंट्स हो जाएंगे। तो सबसे पहला हम जो एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे? पहला, RBI. RBI is the main supplier of money in India. तो सबसे पहले तो RBI हमारी कंट्री में जो मनी सप्लाई का मेन सोर्स है वो है। दूसरा, RBI किस बेस पर मनी सप्लाई करता है? RBI सप्लाई मनी on the basis of minimum reserve system। 1 नंबर क्वेश्चन आपका पक्का। क्या आपको क्वेश्चन क्या आ सकता है कि RBI किस सिस्टम के बेस पर अपनी मनी को सप्लाई करता है? तो ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम रिजर्व सिस्टम। अकॉर्डिंग टू मिनिमम रिजर्व सिस्टम, RBI maintains a reserve of rupees 200 crore in terms of gold and foreign security. And of this reserve, gold must be of rupees 115 करोड़। ठीक है, तो RBI किस बेसिस पर मनी सप्लाई करता है? कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम रिजर्व सिस्टम। इस मिनिमम रिजर्व सिस्टम के अकॉर्डिंग RBI को 200 करोड़ का एक मिनिमम आपका रिजर्व फंड क्रिएट करना होता है, जिसके अंडर वो क्या रखेगा? गोल्ड और फॉरेन सिक्योरिटी। एंड जो इस रिजर्व का आउट ऑफ दिस 200 करोड़ जो गोल्ड है वो कितने का होना चाहिए? 115 करोड़। ठीक है, हमने 3 पॉइंट्स कर लिए सेंट्रल बैंक के। अब बात आती है कमर्शियल बैंक की। बट
कमर्शियल बैंक्स क्या करेंसी नोट इशू कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो कमर्शियल बैंक्स आर नॉट ऑथोराइज्ड टू इशू करेंसी नोट्स। फाइन। तो ये मनी कैसे क्रिएट करता है उसको देखिए। कमर्शियल बैंक्स क्रिएट मनी, सप्लाई मनी बाय क्रिएटिंग मनी किसकी हेल्प से? बाय द वे ऑफ इट्स डिमांड डिपॉजिट्स। वो अपने डिमांड डिपॉजिट्स की बेस पर मनी क्रिएट कर लेता है। अब ये जो क्रिएशन ऑफ मनी है, ये जो टॉपिक है, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, दैट इज बैंकिंग। ठीक है, तो हमें ये भी याद रखना है कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो अपने डिमांड डिपॉजिट्स की हेल्प से बहुत ज़्यादा मनी क्रिएट कर लेते हैं, एंड विच इज़ द मेजर सोर्स ऑफ एनी बैंक। ठीक है, तो ये हो गया। और इसके बाद एक पॉइंट और करना है, मनी क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक कहाँ से करी? बाय द वे ऑफ इट्स डिमांड डिपॉजिट्स इज नोन एज बैंक मनी। लीजिए, एक नंबर का क्वेश्चन और आ गया आपका कि जो मनी क्रिएट करता है बैंक, कमर्शियल बैंक विद द हेल्प ऑफ इट्स डिमांड डिपॉजिट इज नोन एज बैंक मनी। 3 पॉइंट हमने कमर्शियल बैंक के भी कर लिए। अब एक एक्सप्लेनेशन रह गई हमारी गवर्नमेंट की। तो गवर्नमेंट में कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू 1 rupee note and coins of all the denomination। हर एक वैल्यू का जो कॉइन है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करता है, और सिर्फ 1 रुपी नोट को कौन इशू करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। आप 1 रुपी के नोट के ऊपर साइन देखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के होते हैं, ना कि गवर्नर ऑफ आरबीआई के। सो दीज आर द सप्लायर्स ऑफ मनी इन इंडिया। अभी तक हम इस चैप्टर में ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं, बट हियर एट इकोनॉमिक्स ऑन द टॉप यू विल गेट द डीप कंसेप्चुअल नॉलेज एज आई प्रॉमिस्ड यू। तो अब कुछ हिडन क्वेश्चन जो इस चैप्टर में से आपको पूछे जा सकते हैं। हिडन का मतलब आप ये भी समझ सकते हैं कि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे छुपे हुए हैं बट क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपका हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड मनी, और डीप कंसेप्चुअल नॉलेज के लिए इसके अल्टरनेटिव नेम क्या क्या हो सकते हैं? मॉनेटरी बेस ऑफ द कंट्री, या फिर बेस मनी ऑफ द कंट्री। अगर आपको इन तीनों में से कुछ भी पूछ लिया जाए तो इसमें हम 3 चीजें इंक्लूड करते हैं। पहला, करेंसी हेल्ड बाय पीपल ऑफ द कंट्री, जितना भी पैसा लोगों के पास जा चुका है। दूसरा, वॉलेट कैश ऑफ कमर्शियल बैंक, जितना पैसा कमर्शियल बैंक्स के पास पड़ा है। और तीसरा, कैश रिजर्व
किसका? कमर्शियल बैंक्स का। कैश रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक्स विद आरबीआई। तो ये तीन चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं आपका हाई पावर्ड मनी, मॉनेटरी बेस या फिर बेस मनी ऑफ द कंट्री। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 नंबर आपको देकर जाएगा। इसके बाद हम एक कंसेप्ट था आपका बैंक मनी विच वी हैव ऑलरेडी डन। बैंक मनी क्या होता है? मनी क्रिएटेड बाय द बैंक बाय द वे ऑफ इट्स डिमांड डिपॉजिट्स, या फिर आप इसको कह सकते हैं डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ द कमर्शियल बैंक इज नोन एज द बैंक मनी। फाइन। इसके बाद एक क्वेश्चन आपको आता है क्या? मनी सिस्टम हैज सेपरेटेड द फंक्शन ऑफ सेल एंड परचेज। ठीक है, हाउ? किस तरह से इसने सेल एंड परचेज के जो फंक्शंस हैं उसको अलग अलग कर दिया है। तो आप यहाँ पर इसका कंपैरिजन किससे करेंगे? मतलब मनी सिस्टम का कंपैरिजन जो है किससे करेंगे? बार्टर सिस्टम से। अंडर बार्टर सिस्टम वहाँ पर क्या था, जब एक पर्सन को कोई चीज़ खरीदनी है तो एट द सेम टाइम ही हैज़ टू सेल थिंग टू दैट पर्सन आल्सो। तो वहाँ पर सेल और परचेज दोनों एक साथ होती थी। ठीक है, बट मनी सिस्टम में आपको कुछ चीज़ परचेज करनी है तो आपको कुछ चीज़ बेचने की जरूरत नहीं है। आप विद द हेल्प ऑफ मनी यू कैन सिंपली बाय दैट प्रोडक्ट। और अगर आपको कोई चीज़ सेल करनी है तो उसके लिए आपको कोई चीज़ परचेज करने की जरूरत नहीं है। इट मीन्स मनी हैज़ separated the functions of sale and purchase because in the barter system we do not require any purchase for sale or vice versa। तो इस तरह से आप एक्सप्लेन कर देंगे। एक क्वेश्चन जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इज देयर एनी सिचुएशन in which money plays नो रोल? ऐसी कोई सिचुएशन जहां पर मनी कोई भी रोल प्ले नहीं करती? यस, देयर कैन बी सिचुएशन इन विच मनी डजंट प्ले एनी रोल व्हेन देयर इज नो नीड ऑफ एक्सचेंज। फाइन। अगर आपको एक्सचेंज की जरूरत नहीं है, आप किसी ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहां पर आपको एक्सचेंज की बिल्कुल जरूरत नहीं है, तो आपको मनी की भी जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक अकेला पर्सन, इमेजिनरी बात है, अगर एक अकेला पर्सन एक आइसलैंड पर रह रहा है तो उसको डेफिनेटली एक ही पर्सन रह रहा है तो किसी के साथ कोई एक्सचेंज होगा ही नहीं, तो वहां पर उसको पैसे की जरूरत नहीं है। इट इज़ टोटली एन इमेजिनरी सिचुएशन। एक्सचेंज की जरूरत हम सबको पड़ती है। उसके बाद एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है आपको, वाई वी होल्ड मनी when its commodity value is negligible। सीधी सी बात, इसमें आपको 3 पॉइंट्स बताने हैं। पहला, these are the legal tender, these are issued and authorized by the government। और तीसरी चीज आप क्या बताएंगे? इट इज अनलॉफुल नॉट टू एक्सेप्ट मनी। अगर आप पैसा लेने से मना कर देते हैं, आपने कोई ट्रांजैक्शन करी और आप पैसा लेने से मना कर देते हैं, तो वो क्या है? एक ऐसा एक्ट है जो अनलॉफुल है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बन सकता है? इंपॉर्टेंट एक आता है ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट्स। ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट्स, और एक कंसेप्ट आ जाएगा आपका नेट डिमांड डिपॉजिट्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सर, ग्रॉस डिमांड ऑफ डिपॉजिट्स क्या है? इसमें आप इंटर बैंकिंग क्लेम्स जो हैं, इंटर बैंकिंग क्लेम्स
वो इंक्लूड करेंगे, जबकि यहाँ पर इंक्लूड नहीं होते। इंटर बैंकिंग क्लेम क्या, सपोज ए और बी पर्सन है, ए का अकाउंट किसी और कमर्शियल बैंक में है, सपोज आईसीआईसीआई में है और यहाँ पर इसका एसबीआई में है, दोनों को एक दूसरे को कुछ पेमेंट करनी है, दोनों ही एक दूसरे को चेक दे देते हैं। तो बी ने ए को एसबीआई का चेक दिया और आईसीआईसी ने एसबीआई को, इसका मतलब ये जो क्लेम्स हैं अब चेक्स के थ्रू दोनों बैंक एक दूसरे के ऊपर करेंगे, तो आपके ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट्स में इंटर बैंकिंग क्लेम्स को इंक्लूड किया जाता है, वेरेज नेट डिमांड डिपॉजिट्स में इनको इंक्लूड नहीं किया जाता। इसका मतलब ये जो पैसा है, ये जो क्लेम है, किसने किया है, एक बैंक ने दूसरे बैंक के ऊपर किया है, तो ये पैसा किसका हो गया, बैंक का हो गया। और कमर्शियल बैंक जो भी पैसा हेल्ड करता है वो मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं होता। इट मींस ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट्स इज नॉट इंक्लूडेड इन money supply of money, whereas net demand deposits are included in supply of money। एक नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देकर जाता है आपको। और लास्ट अगर आपको पूछ लिया जाता है क्या, फंक्शंस ऑफ मनी, फंक्शंस ऑफ मनी को करने के लिए आपको वीडियो नंबर 13 का फर्स्ट टॉपिक करना पड़ेगा, जहां पर मैंने आपको बताई थी डेफिनेशन। डेफिनेशन के साथ साथ मैंने आपको ये भी समझाया था कि आपका जो डेफिनेशन में आप फंक्शंस मेंशन करेंगे कि आखिर मनी करता क्या है। मनी क्या करेगा, इट एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इट एक्ट एज अ स्टोरेज ऑफ वैल्यू, इट एक्ट एज अ मेजर ऑफ वैल्यू, इट एक्ट एज अ स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। तो ये कुछ फंक्शंस हैं जो और इट एक्ट एज अ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू भी आप लिख सकते हैं। देयर आर 5 फंक्शंस यू कैन एक्सप्लेन फॉर मनी। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विच यू नीड टू नो इफ यू वांट टू स्कोर वेरी हाई मार्क्स। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक चैप्टर नंबर 5 मनी का कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट सभी का बेनिफिट हो। और अगर आप इन सभी टॉपिक्स की रिटर्न प्रेजेंटेशन चाहते हैं तो आप हमसे ये नोट्स मंगवा सकते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के, विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय मी अंडर इकोनॉमिक्स ऑन द टॉप। तो अगर आप इनको मंगवाना चाहते हैं तो दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देन वी विल टेल यू दैट हाउ यू कैन गेट दीज नोट्स फ्रॉम अस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए नाइस डे टू एवरीवन।